नमस्कार, मैं अजय कुमार। आरक्षण में और सामाजिक न्याय में अंतर होता है। आरक्षण केवल एक टूल है सामाजिक न्याय का, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण पर बहसें होती हैं, लगता है कि केवल आरक्षण से ही सामाजिक न्याय पा लिया जाएगा। इसलिए जब भी कोई नीतिगत हस्तक्षेप हो या कोई न्यायिक हस्तक्षेप हो, तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और बवाल खड़ा हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, कुछ कह रहे हैं कि संवैधानिक है, कुछ कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के खिलाफ है, कुछ कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय से सुसंगत है, और कुछ कह रहे हैं कि लैंडमार्क है, बेंचमार्क है। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, जो जाति के प्रश्न पे बहुत लंबे समय से बहुत गहरे तौर पर लिखते आ रहे हैं। जाति का प्रश्न चूंकि समाज से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, नौकरी से, सबसे जुड़ता है, और इस सब पर एक गहरा चिंतन योगेन जी का है। तो उनसे इस पूरे मुद्दे को बड़े इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी क्लासिफिकेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या गई थी और फैसला क्यों आया है? जो फैसला है वो क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही वो चल रही है इस तरीके से कि क्या किसी दलित ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का वो फैसला दे? क्या कोई दलित गया था? ब्राह्मणों की टोली ने इस तरह का फैसला कर दिया है? तो थोड़ा इसको आप बताएं, क्या मामला, क्या फैसला क्या है? शुक्रिया अजय भाई, आपने अच्छी शुरुआत की है कहते हुए कि इस देश में सामाजिक न्याय को केवल आरक्षण तक सीमित करके रख दिया गया है और आरक्षण पे ही सिर्फ बहसें होती है। और उसकी वजह बड़ी साधारण सी है, वो ये है कि सामाजिक न्याय के लिए जितने भी और औजार या हथियारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वो या तो हुए नहीं या इतने भौथरे साबित हुए कि उनसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जमीन का बंटवारा, न्याय संगत बंटवारा, इस देश में किसी की ना हिम्मत है ना इच्छा है वो करने। बाकी स्कीम सामाजिक न्याय की फेलोशिप वगैरह ये इतनी नाम मात्र की हैं कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए ले दे के सिर्फ एक ही चीज है जो सामाजिक न्याय पे काम करती है और वो है आरक्षण। इसलिए सारी बहसें आरक्षण पे आ जाती तो सामाजिक न्याय का पूरा वजन सिर्फ और सिर्फ आरक्षण नामक पुल पे आ जाता है। और इसलिए इसकी बारीक से बारीकतम चीजों पे चर्चा होती है। कोटा, कोटा के अंदर कोटा, प्रमोशन के अंदर क्या होगा, क्योंकि ले दे के होता सिर्फ यही है और कुछ तो होता ही नहीं है ना। ये समझ आ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा दूसरा कि ये है क्या मामला, सचमुच समझने की जरूरत है। खामखा बहुत ज्यादा इस पे मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए, आरक्षण शुरू होता है देश की आजादी के बाद से, और आरक्षण के 30-40 साल बाद लागू होने के बाद पूरे देश में एक सुगबुगाहट शुरू होती है तमाम जगहों पे। भाई, आरक्षण का फायदा केवल कुछ चंद जाति समाजों को मिल रहा है, बाकी उसके बहुत पीछे रह गए। शुरू में सुगबुगाहट है, बाद में आवाजें उठनी शुरू होती हैं, फिर कुछ रिजेंटमेंट, तनाव, ये सब शुरू होता है। और ये सब 80 के दशक तक शुरू हो गई थी चीज। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं इसका साक्षी हूं। पिछले 20 साल में जो कुछ हो रहा है उसका साक्षी हूं, चूंकि मैं वाल्मीकि समाज के कुछ संगठनों के साथ बहुत नजदीकी से काम कर रहा हूं पिछले 20 साल से। तो उनके मार्फत मुझे पता लगता रहा है कि हो क्या रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए पंजाब ने, हरियाणा ने, आंध्र प्रदेश ने और बिहार, इन चार राज्यों ने अलग अलग स्टेज पे अलग अलग योजनाएं बनाई, जिसमें इन्होंने कहा कि देखिए, जैसे पंजाब और हरियाणा में दोनों ने कहा कि ये जो चर्मकार समुदाय है, जाटव समुदाय है, जो चमड़े का काम करते हैं, इसे पंजाब में रविदासी भी बोला जाता है, ये समुदाय आरक्षण का फायदा ज्यादा उठा पाया। और जो वाल्मीकि समुदाय है, मजबी समुदाय है, जो कि पारंपरिक रूप से सफाई कर्मचारी रहे हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला है, बहुत कम मिला है। इसको देखते हुए इन दोनों राज्यों में सरकारों ने क्या किया कि जो दलितों के लिए कोटा था, एससी कोटा था, उसको उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, ए और बी। जैसा कि ओबीसी के बारे में देश भर में है, बिहार में या पूरे देश में ओबीसी को दो कैटेगरी के अंदर बांटा ही गया, दो या तीन। कर्नाटका में तो 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है। उसी तरह का यहाँ पे किया गया। ये बात पंजाब हरियाणा में हुई तो किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में ये किया गया तो ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसे चेन्नईया जजमेंट बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
ये असंवैधानिक है। आप जो संविधान में दी गई शेड्यूल है, ये शब्द शेड्यूल कास्ट आता है शेड्यूल से। शेड्यूल का हिंदी में मतलब है लिस्ट, अंग्रेजी इसका मतलब एक लिस्ट, एक सूची। संविधान में एक सूची बनी हुई है कि कौन कौन सी जातियां जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट में होंगी, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब में। तो बिल्कुल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जो बहुत ही तकनीकी कानूनी पेंच वाला जजमेंट था। उन्होंने कहा संविधान के की धारा 341 अनुच्छेद 341 के हिसाब से इस इस लिस्ट में किसी किस्म की छेड़खानी गैर संवैधानिक है। और अगर आप इस लिस्ट को दो हिस्सों में बांटते हो तो आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जो कि 341 में परमिटेड नहीं है। और उन्होंने कहा रद्द कर दिया। रद्द होने का मतलब था आंध्र प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में जो सब स्कीम चल रही वो सब रद्द हो गई, जिसके चलते इन समुदायों में बहुत असंतोष, गुस्सा और भी सब कुछ था। फिर पंजाब और हरियाणा सरकार ने पिछले दरवाजे से कुछ लाने की कोशिश भी की उनको सेटिस्फाई करने के लिए, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का था तो वो फिर खारिज हो गई। इस स्टेज पे रुका हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट में 2014 में मामला गया, जबकि जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि हाँ इस जजमेंट में भाई कुछ गड़बड़ तो दिखाई देती है, लेकिन मैं क्या करूं, इसको एक बेंच में ले जाते हैं। फिर 2020 में गया, जबकि जस्टिस मिश्रा की बेंच ने कहा कि नहीं ये जजमेंट तो गलत, इसको रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन हम केवल पांच जजों की बेंच है, हम किसी दूसरी पांच जजों की बेंच का फैसला उलट नहीं सकते, तो इसको सात बेंच में। तो अंततः साथ में गया। इसको देवेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब केस माना जाता है। ये बिल्कुल दलित से ही शुरू हुआ है और इस दरअसल बिल्कुल इस केस में पूरे देश भर के दलितों के जो अति पिछड़े समुदाय हैं उनके संगठन इसके पीछे। कर्नाटका बिल्कुल और आंध्र प्रदेश में एक जाति है मादिगा, जो कि पिछड़ों में अति पिछड़ी, दलितों में जिसे महादलित आप कह सकते हैं, उसके संगठन इस केस के पीछे। उत्तर भारत के वाल्मीकि समुदाय के जो संगठन थे वो इसमें थे, उन्होंने अपने वकील लगाए थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी अपर कास्ट का शुरू किया हुआ केस नहीं है ये। दलित समाज के भीतर ये जो एक डिफरेंसेस है उसके असंतोष से पैदा हुआ एक केस है। और अंततः जजमेंट ये आया है कि हाँ ये कानूनी रूप से संभव है। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है फिलहाल कि आपको दो हिस्से करने ही पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अगर आप इस सूची को दो या तीन हिस्सों में बांटते हैं तो इसमें कोई असंवैधानिकता नहीं। और ये काम केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार भी कर सकती है। ये उन्होंने कहा है। उसके साथ में कई शर्तें लगाई हैं, तो उन्होंने दरवाजा खोला है। अभी भी इसको लागू करने, कल से लागू नहीं हो जाएगा, ये लागू तब होगा जब फिर पंजाब, हरियाणा या कोई भी राज्य की सरकार, जैसे अभी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने तो कह ही दिया है कि हाँ हम करने वाले हैं, तो वो उन्हें कानून बनाना होगा। उस कानून में उन्हें इस लिस्ट को दो या तीन हिस्सों में बांटना होगा, बांटने का आधार बताना होगा, और फिर बिल्कुल उसके बाद लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल संवैधानिक व्याख्या के जरिए इसकी संभावना खोल दी है और कहा है कि ये असंवैधानिक नहीं, बस इतना हुआ है। ये आप जो शर्तें आप नहीं बता पाए उसको उसको खोल दीजिए, क्योंकि शर्तों को लेकर भी बार बार ये बात कही जा रही है कि किसी को सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा, जबकि वो शर्तें ऐसी हैं कि जाति जनगणना के बिना संभव नहीं है। तो थोड़ा इसे भी स्पष्ट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप सुप्रीम कोर्ट को पता है, और उन्होंने कहा भी कि देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन आए जिस जाति को जहां मर्जी डाल दीजिए, क्योंकि ये सब खेल हुए। बीजेपी ने कई राज्यों में ओबीसी के मामले में ये किया था, और कई दूसरी सरकारों ने भी किया है कि भाई इस जाति का वोट तो हमें नहीं मिलता, तो इसको उठा के एक अलग कैटेगरी में डाल दो, बाकियों को दूसरी कैटेगरी में डाल दो, जैसे उत्तर प्रदेश में गैर यादव जातियों को डालना इत्यादि, ये सब राजनीतिक खेल हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये बात किसी प्रमाण के आधार पर करनी होगी। प्रमाण क्या, पूरा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, उन्होंने कहा है फेयर एंड रैशनल, किसी बिल्कुल तार्किक आधार पर, प्रमाण के आधार पर करनी होगी। यानी कि आपको प्रमाण देने होंगे ये कहने के लिए कि देखिए इस प्रदेश में जितनी अनुसूचित जातियां हैं उनमें से ये जो जातियां हैं ये कुछ ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आती। किस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक आधार तो नहीं कहा, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि उसका एक प्रमुख आधार यह होना चाहिए कि सरकारी नौकरियों में उनका अनुपात कितना है,
किसी का बिल्कुल। अनुपात यदि बहुत कम हो, तो वो दिखाना पड़े। जैसे एक आपको उदाहरण देता हूं, तमिलनाडु में एक जाति है अरुंधतिया। ये सफाई कर्मचारी, बिल्कुल सबसे निचले दर्जे पे इनको रखा गया है समाज में। तमिलनाडु के दलित समाज में इनकी अनुपात है 16%। लेकिन तमिलनाडु की सरकारी नौकरियों में इनके लोग हैं आधा प्रतिशत, 0.5%। तो अब अगर ऐसा पाया जाता है तो जाहिर है इसको लेके जाएंगे, इसके आधार पर किया जाएगा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इस पे 100% वो नहीं हो सकता, गारंटी नहीं हो सकती, और इसके बारे में ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन इसलिए मुझे लगता है अजय जी कि ये जो जजमेंट आया है, बहुत समय बाद बहुत जरूरी जजमेंट आया है। मैंने इसलिए तुरंत इसके पक्ष में लिखा भी। चूंकि बिल्कुल। अ, दिक्कत यह है कि ये जजमेंट जिन समाज के वर्गों के पक्ष में जाता है, उनके लिए लिखने वाले लोग बहुत, और ये पता भी बहुत कम लोगों को है कि किसको फायदा होगा। और जब तक उन्हें पता भी लगेगा कि उनके फायदे में जजमेंट हो रहा है, तब तक दिल्ली की अंग्रेजी हलकों में और टेलीविजन पे डिबेट बंद हो चुकी हो। बिल्कुल। इसलिए इसके बारे में कहना बहुत जरूरी है। हमारे समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए जो वर्ग है, उन वर्गों को फायदा देने के लिए जजमेंट आया है, बहुत समय बाद आया है। इसलिए तमाम इसकी क्वालिफिकेशंस के बावजूद, इसमें कई संदेह भी है, उस पर भी हम आएंगे। कई चीजों हाँ, को आ रहे लेके हैं उस मेरे पर। मन में हाँ, शंका उस है, पर हम आ रहे हैं, वो भी लेकिन आएंगे। उससे। लेकिन हम्म। पहली बात मैं यही कहना चाहता हूं कि ये भारतीय समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों को न्याय देने के लिए दिया हुआ कदम है, इसका स्वागत किया जाए। हाँ सर, एक बात और है, जैसे कि जब लोग बातचीत करते हैं तो लगता है वो इस तरीके से बातचीत करते हैं कि एसटी एक समूह है, एससी एक समूह है, ओबीसी एक समूह है, और ये सभी जो समूह हैं उनके भीतर जो जातियां हैं उनके साथ कमोबेश वो एक जैसी हैं, उनमें विविधताएं नहीं है। इसलिए उनके साथ कुछ भी अगर सरकारी कार्रवाई या आरक्षण की नीतियां बन रही हैं तो एक समान बननी चाहिए। इस तरह की बातें चलाई जाती हैं, तो इसका काट क्या होगा? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बात कही? इसकी हकीकत अजय जी, आप इस वक्त बिहार में खड़े हुए है ना, बिहार में बैठे हैं, बिहार से इस बातचीत को चला रहे हैं। मैं आपको बिहार की बात बताता हूं। तो क्योंकि सच्ची सही बात केवल ये है कि भारतीय समाज में विषमताओं के भीतर विषमता है। अगड़े के भीतर पिछड़े हैं, पिछड़े के भीतर अगड़े। दलित के भीतर अगड़े तो नहीं कहूंगा, दलित के भीतर कम दलित हैं, अधिक दलित हैं और महादलित, तीनों तरह के। अब ये बिहार का लीजिए, और मैं आपके सामने, क्योंकि कई लोग कहते हैं बगैर आंकड़े के ऐसे ही कह दिया, ये क्या तरीका हुआ। बिल्कुल। ऐसा नहीं है भाई। ये जातिवार जनगणना जिसको आप और मैं कहते हैं, ये एससी और एसटी की सदैव होती रही है। दिक्कत यह है कि इस देश में नेताओं को भी ये बात पता नहीं है, पॉलिसी वालों को भी ये बात पता नहीं है, और ये टीवी पे बहस करने वालों को तो कतई नहीं पता कि जातिगत जनगणना पूरे देश की नहीं होती, ओबीसी और जनरल की नहीं होती, लेकिन एससी और एसटी की जातिवार जनगणना हमेशा हुई। और मैं आपको उसके 2011 के बिहार के आंकड़े बता रहा हूं। अब बिल्कुल। देखिए बिहार में, और ये केवल दलित समाज के भीतर जो अनुसूचित जातियां हैं, उनमें से 4-5 बड़ी जातियों को मैंने देखा और पूछा कि उनमें ग्रेजुएट लोग कितने हैं, है ना, ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री वाले जो लोग हैं वो कितने हैं? बिल्कुल। यदि बिहार में 10,000 दलित हैं, तो उनमें से 10,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उनमें से कितने लोग ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री? उत्तर है 97, केवल 97, यानी कि 1% से कम, 1% से कम। और इस देश का एवरेज क्या है? देश का एवरेज है 564। देश में 5.64% लोग ग्रेजुएट थे, 2011 का में सेंसस बता रहा। बिहार के सारे दलितों को ले तो वो केवल औसत था उनका 97। मगर 97। असली बात यह है कि 97 के भीतर का खेल अब आप देखिए। जो धोबी समाज है उसमें 257, औसत 97, धोबी समाज 257, 257। पारसी समाज 213, दुगने से ज्यादा। दुसाध समाज जो है वो औसत के लगभग नजदीक है, 113। चरमकार समुदाय, बाबू जगजीवन राम जी जिस समाज के थे, वो है बिल्कुल। 109, मतलब औसत के नजदीक है दुसाध और चरमकार। अब आप दो और समुदाय देखिए, भुइयां और मुसहर। हम्म। भुइयां 10,000 में से कितने हैं ग्रेजुएट? 6, 6 केवल, 16 नहीं, 6, 60 नहीं।
और मुसहर 5, एक, 5। 0.05%। ये है सच्चाई। अब आप देखिए, कहां 6 और 5, कहां 257। तो ये कहना कि ये सब लगभग एक ही बराबर हैं, अब आप देख रहे हैं कितना अंतर है इसके भीतर। अगर आप पंजाब में देखें, पंजाब की 3 प्रमुख जातियां आपको बताता हूं। एक है रविदासी, जिसको बिल्कुल। चर्मकार, जो लेदर काम करते हैं, उनमें पंजाब में है उनकी कुल मिला के 305। तो 10,000 में से 305 मतलब 3.05। लेकिन अगर आप वाल्मीकि देखें, जो कि हिंदू सफाई कर्मचारी मुख्यतः रहे हैं, उनमें है केवल 126। कहां 305, कहां 126। और आप एक और देखिए तो मजहबी सिख, जो मतलब सिख हैं और उसी सफाई कर्मचारी पेशा से रहे, उनमें केवल 61। तो कहां 61 और कहां 305, 5 गुना अंतर है। जो समुदाय 10,000 में से 61 केवल ग्रेजुएट जिसके पास है, कौन नौकरी करेगा, कौन कहां जाएगा। तो जाहिर है आरक्षण का फायदा ऐसी स्थिति में केवल उनको मिलेगा जिनके 250-300 के करीब ग्रेजुएट है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये जो लोग हैं दूसरों पे शोषण कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने पिछले 2-4 दिन में लिखा हम कहाँ शोषण कर रहे हैं, हमने थोड़ी ऐसा किया। तो बिल्कुल सही बात, आपने शोषण नहीं किया। ऐतिहासिक स्थिति ऐसी रही कि कुछ समुदाय आरक्षण का लाभ लेने की आधुनिक शिक्षा का लाभ लेने की स्थिति में थे। तो उनके लिए जब आरक्षण के दरवाजे खुले तो सबसे आगे वो खड़े हुए थे, तो वो आगे चले गए और बाकी लोग पीछे रह गए। तो शोषण उन्होंने नहीं किया, उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक विषमता है, जो बहुत बड़ी विषमता है, और इसको आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए जो किया है, बहुत देर बाद इस विषमता को स्वीकार करना और इसके आधार पर नीति बनाने का दरवाजा खोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बहुत अच्छी चीज है। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। इस फैसले को इस तरीके से पढ़ा जा रहा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया हो कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर बनाया जाएगा और क्रीमी लेयर के तहत छटनी कर दी जाएगी। ये मतलब कि आम बहसों में बातचीत चल रही है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो क्या होता है, जिसको कहा जाए कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, और मुझे आप ये भी बताइए कि दरअसल क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, और जैसे हम क्रीमी लेयर को एससी एसटी के साथ जोड़ देते हैं तो पचड़ा कैसा बन जाता है। ये पेचीदा मामला है, और इससे पहले एक आप मुझे और अनुमति दीजिए, क्योंकि एक बिल्कुल और बिल्कुल सर। गलतफहमी लोगों के मन में है। कुल मिला के मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 दिन से लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो अब आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की तरफ सुप्रीम कोर्ट बढ़ चल दिया है। हम्म। ये बात बिल्कुल गलत है। हुआ ये है कि 7 जजों में से एक जज, मित्तल साहब ने, पंकज मित्तल साहब जज हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं जो इस देश में जो सामाजिक न्याय की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो इस देश की सच्चाई है और इस देश की जाति व्यवस्था के उन्मूलन की जो विचारधारा है, उससे मेल नहीं खाता। उस टिप्पणियों का मुझे कोई खास सर पैर समझ नहीं आया। लेकिन याद रखिए, वो 7 में से एक जज की टिप्पणी है। जो 5 जजों का कॉमन जजमेंट जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा, वो जजमेंट ना सिर्फ इस देश की सामाजिक न्याय की अच्छा नहीं सर, जो 6 जजों का। 6 जजों का जजमेंट उन्होंने लिखा है, फिर अलग अलग कुछ कुछ चीजों पे जजेस ने अलग अलग टिप्पणी भी की। जो बिल्कुल। जस्टिस चंद्रचूड़ का लिखा हुआ जजमेंट है, वो न सिर्फ इस देश की सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुकूल है, बल्कि दरअसल सामाजिक न्याय की अवधारणा को 2 कदम आगे ले जाने वाला है। इसलिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने पहली बार सब्सटेंटिव इक्वालिटी का प्रिंसिपल कहा, कि केवल औपचारिक बराबरी पर्याप्त नहीं। संविधान जो कहता है बराबरी का हक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बराबरी मतलब किसी के पाँव, कोई नंगे पाँव दौड़ रहा है और किसी के पाँव के अंदर स्पाइक्स वाले एथलेटिक बूट हैं और मैंने दोनों को कह दिया बराबरी है, तुम दोनों दौड़ो। ये बराबरी नहीं। जब दूसरा नंगे पाँव है तो वो बराबरी नहीं है, उसके पाँव में जूते पहनाना बराबरी की शर्त है ना। ये तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा इसमें बरती है। और ये तमाम चीजें कि कोटा वाले लोगों के खिलाफ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे षड्यंत्र रचे जाते हैं समिति SC ST के कोटा को ना भरने के, इन सब बातों का जिक्र इस जजमेंट में।
तो इसलिए बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग जजमेंट है। और इस देश में देखिए, मजे की बात यह है अजय भाई कि इस देश में अखबारों में, टीवी पे और जिस तरह की बहसें होती हैं जिसमें आरक्षण के विरोधियों का अक्सर पलड़ा हावी हो जाता है, क्योंकि आवाज उनकी ज्यादा है, अंग्रेजी वो बोल सकते बिल्कुल। हैं, ये सब चलता है। लेकिन इस देश के न्यायालयों के जो जजमेंट आए, एक जजमेंट को छोड़, वो हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में आए। और ये वाला जो जजमेंट है उसको दो कदम आगे ले जा रहा है, पीछे नहीं ले जा बिल्कुल। रहा। केवल वो एक जस्टिस मित्तल की टिप्पणी के अलावा, जो कि जिसका कोई असर नहीं है, जिसका असर कोई नहीं। ऑपरेशनल असर नहीं। हम्म। अब आइए, जो क्रीमी लेयर बनता है, जिसको लेके मेरे मन में भी शंका है और मुझे लगता है इसके बारे में पुनर्विचार होना बिल्कुल। चाहिए। क्रीमी लेयर की अवधारणा है, ये शब्द शुरू होता है 1992 में मंडल कमीशन वाले जजमेंट, जिसको कानूनी लोग जानते हैं इंदिरा साहनी जजमेंट के रूप में जाना जाता है। जब मंडल के आरक्षण दिया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच बैठी और उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ओबीसी आरक्षण सही है। जैसे मैंने कहा, इस देश में जुडिशरी ने हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में बड़े जजमेंट दिए हैं आज तक। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 लोगों की बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण सही है। लेकिन उसने पहली बार कहा कि ओबीसी में जो कुछ प्रिविलेज लोग हैं, विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, ओबीसी का कुछ हिस्सा है, जो जो मतलब मलाई खाता है या मलाईदार है। क्रीमी लेयर शब्द का उन्होंने किया, मुझे शब्द हमेशा अटपटा लगा, लेकिन चलिए बिल्कुल। चल, जैसे बिल्कुल दूध अच्छा। के ऊपर मलाई, दूध के ऊपर छोटी सी मलाई की परत बन जाती है, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी के अंदर ऊपरी मलाई की एक परत है, उसको बाहर रखना। आप ओबीसी को आरक्षण दीजिए, उसमें सब डिविजन करना है कीजिए, लेकिन किसी भी ओबीसी के आरक्षण से आप कुछ सुविधा संपन्न और ऐसे लोगों को बाहर रखिए जो कि ओबीसी की जो पिछड़ापन, जो किसी भी तरह से पिछड़ेपन का शिकार नहीं, उन लोगों को इससे बाहर रखें। मुझे लगा कि यह अवधारणा ठीक है। मैं जानता हूं कि मेरे अधिकांश सामाजिक न्याय के समर्थक मित्र इस अवधारणा का पहले दिन से विरोध करते आए, लेकिन मुझे बिल्कुल। लगा कि ओबीसी में ये बात सच है कि कुछ ओबीसी समुदाय ऐसे हैं जहां कुछ परिवार, आप मेरा ही परिवार ले लीजिए, अगर मेरे बच्चे को आरक्षण का लाभ मिले तो फिर ये आरक्षण की व्यवस्था के साथ न्याय नहीं है ना। मुझ जैसे लाखों लोग होंगे, जाति जिनकी है जो टेक्निकली ओबीसी में आती है, हम्म। लेकिन जिनके परिवार में जिस तरह के प्रिविलेजेस उनको हैं, उसके चलते उनको बाकियों के साथ खड़ा नहीं करना चाहिए। तो मुझे अवधारणा ठीक लगी, शब्द अटपटा लगा। और दिक्कत ये कि उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए उन्होंने केवल इनकम की टर्म्स में करना शुरू कर दिया। मुझे हम्म। लगा कि इनकम केवल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, है वो सब ओबीसी की बहस है। तब बिल्कुल। तक ये सर्वमान्य बात थी कि ये केवल ओबीसी पर लागू होगा, ये एससी एसटी पर लागू नहीं। इस जजमेंट में अचानक ये बात आ गई है। मैं अचानक ये बात आ गई है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी बड़े कोर्ट में जब मुकदमा होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। मुकदमे की शुरुआत में कोर्ट कहता है कि हम इन 3 सवालों का जवाब देंगे, इस पे सर्वमान्य बिल्कुल। होंगे। प्रश्न क्या, उत्तरों पे उत्तर क्या क्या होंगे इसके बारे में अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या होंगे वो बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर दिए जाते हैं वकीलों को कि भाई तुम्हें हमें इन सवालों का जवाब देना है। मजे की बात यह है कि इस केस में देवेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब वाला जो केस, इसमें ये सवाल फ्रेम्ड ही नहीं था। तो ये मतलब जजमेंट आने से पहले किसी को पता नहीं था कि क्रीमी लेयर का इसके अंदर जिक्र भी होगा। अच्छा, तो ये बिना, तो पहली मेरी परेशानी ये है कि जिस सवाल पे पूरी बहस नहीं, जिस सवाल को आपने फ्रेम नहीं किया, उस सवाल पे अगर आप उत्तर दे देते हैं तो फिर मुझे तो महसूस होगा ना, अगर आपने देना था तो मुझे मौका दे देते, कम से कम मैं आर्ग्यूमेंट तो कर लेता बहस कर। इसकी। हम्म। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये है कि क्या एससी एसटी में क्रीमी लेयर बनी है क्या। देखिए, क्रीमी लेयर होना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ व्यक्ति और परिवार दलितों में ऐसे हैं जो बहुत सुविधा संपन्न, जो बहुत प्रिविलेज हैं। कुछ बड़े बड़े जो संवैधानिक पोस्ट पे रहे हैं, परिवार में 5 आईएएस ऑफिसर हैं, ये सब हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये परिवार जो है, ये क्रीम समाज की। क्रीम होना और क्रीमी लेयर होना दो अलग चीज। क्रीमी लेयर कब बनती है,
क्रीमी लेयर कब तब बनती है जबकि जैसे पूरी मलाई की परत बन जाती है ना, दूध में कभी कभी आप जरा देखें तो घी का थोड़े थोड़े स्पॉट्स होते हैं। क्रीमी एकदम। लेयर तब बनती है जब वहां एक सोशल नेटवर्क, स्टेबल नेटवर्क, मतलब हम्म। जहां ये मुझे पता है कि कौन मुझे कह सकता है, या मेरी जाति का नाम लेके सड़क पे मुझे कहने की किसी की मजाल नहीं हो सकती। मजाक। क्योंकि मेरा मेरा अब समाज में वो रुतबा है। उसके लिए आपका रुतबा ऐसा हो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आप आराम से ले जा सकें। पैदा जब उस परिवार में उस लेयर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा किसी भी तरह से उस दंश का सामना नहीं करेगा जो कि सैकड़ों साल से इस जाति ने झेला है। तो ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या दलित समाज में आज क्रीमी लेयर? मेरी ऐसी समझ है कि संविधान देखते हुए उनमें अंतर बहुत है, मैंने साफ बताया, इनसे हम्म। मुंह नहीं चुराना चाहिए। लेकिन ये कहना कि कोई क्रीमी लेयर बन चुकी है, इसके लिए अभी आप 20-30 साल इंतजार कीजिए, अभी तक बने नहीं। बन जाए बहुत अच्छा हो, क्योंकि हम्म। क्रीमी लेयर बनने से ही कोई समाज ऊपर उठ पाता है, जाति उठ पाती है, फिर वो एक व्यक्ति पांच को और खींचता है। अभी बनी हम्म। नहीं। दूसरी बात, तो इसलिए मेरे मन में और तीसरा मेरे मन में संदेह ये है कि क्रीमी लेयर के इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। और आपने एक और चीज की तरफ इशारा किया, चूंकि ये क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं था, हाँ। इसलिए 4 जजेस ने कह तो दिया, जिसमें जस्टिस गवाई भी शामिल है। हम्म। लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है? अभी तक बिल्कुल। जजमेंट नहीं है ये। इसे हम्म। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के रूप में नहीं देखा जाए। लेकिन एक संदेह है, संदेह ये है, कल को मान लीजिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है जहां हरियाणा सरकार के किसी सब क्लासिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है, हम्म। और वहां कहा जाएगा कि देखिए इन्होंने क्रीमी लेयर को तो एक्सक्लूड किया ही नहीं है। तो ये तो क्योंकि 4 जज कह चुके हैं कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए, आपने नहीं किया है। तो बावजूद इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद क्योंकि 7 में से 4 जजेस ने एक बात लिख दी, इसका एक वजन रहे, और ये आगे लीगल इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल की जाएगी, इसका मेरे मन में संदेह है। इसलिए मुझे लगता है कि इस अवधारणा के बारे में 2-3 इसमें परिवर्तन करने चाहिए। या तो पार्लियामेंट इंटरवीन करे, पार्लियामेंट हम्म। कहे कि अभी ये चीज यहां लागू नहीं होगी। अगर आपको क्रीमी लेयर किसी को घोषित करना ही है, तो आप ओबीसी वाली डेफिनेशन मत इस्तेमाल कीजिए। ओबीसी में है कि अगर आप अमीर हो गए तो ठीक है भाई, आप पे मान लिया गया कि हम्म। आप अपने बच्चों को अब आप ट्यूशन में भेज रहे हैं, आप कोटा भेज रहे हैं, आप कर रहे हैं। अब आप ओबीसी नहीं, मतलब उस तरह की आप पिछड़ापन नहीं रहा। लेकिन दलित अपनी के लिए टिप्पणी में सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो क्राइटेरिया नहीं होगा क्रीमी लेयर के हाँ, लिए। खुद जस्टिस गवाई ने बात कही है, हम्म। मगर क्या होना चाहिए उन्होंने नहीं। तो मेरा बिल्कुल। प्रस्ताव ये है कि अगर एससी में आपको क्रीमी लेयर ढूंढनी ही है, तो उसका उसका क्राइटेरिया ये होगा, क्या समाज में आज आपकी ऐसी हैसियत और रुतबा है जो बिल्कुल। सैकड़ों साल तक आपके जाति के विरुद्ध जो अन्याय हुआ है, शोषण और तिरस्कार हुआ है, उसको हम्म। मिटा देने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल। ऐसे गिनती के मिलेंगे आज, इस हिसाब से मिलेंगे। ऐसा भी मैं नहीं कहता ऐसा कोई नहीं मिलेगा हम्म। आपको देश में, बिहार में ही आपको 2-5 परिवार मिल जाएंगे। लेकिन आपको बहुत गिनती के लोग मिलेंगे, बहुत। ऐसे आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। आपको अपने गांव में कोई नहीं मिलेगा, मैं पूरे बिहार बिल्कुल। में ढूंढने पे 10-20 परिवार मुझे आपको तो मिल अपने जाएंगे। जीवन में कोई नहीं भी। नहीं नहीं, आप ध्यान से देखिए तो दिल्ली के बड़े दायरों में आपको 2-5 बिहार के ऐसे परिवार मिल जाएंगे, बिल्कुल। जहां ये हो कि जिनका रुतबा अब ये हो कि किसी की मजाल नहीं उनके बारे में कुछ बोल सके, है ना? तो ये केवल आर्थिक नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप महीने में 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, इसलिए अब आपके दलित होने का कोई फर्क नहीं रहा। बिल्कुल रहा साहब, एकदम होता है, सड़क पे होता है, हर जगह होता है। आईएएस दलित अफसर के साथ अन्याय होता है, उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है। तो ये कहना कि जाति केवल पैसे से मिट जाएगी, वो पर्याप्त नहीं है। तो मेरा पहला तो प्रस्ताव ये है कि ये होना चाहिए, अगर करना ही है। और दूसरा मेरा प्रस्ताव ये है कि अगर क्रीमी लेयर कोई है भी कानून की निगाह, उसको आप एक्सक्लूड मत कीजिए, उसको आप लाइन के अंत में खड़ा कर दीजिए। मतलब कि सबसे पहले नॉन क्रीमी लेयर को एलिजिबल बनाइए, और अगर उसके हम्म। बाद नौकरियां बची हो, वैकेंसीज हो, तो फिर क्रीमी लेयर को मौका दीजिए। ये नहीं कि क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन के बहाने रिजर्वेशन से पिंड छुटाने का तरीका ढूंढ लिया जाए, जो कि पूरे देश भर में खेल हो रहा है। एनएफएस हम्म। बोलते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल।
पोजीशन आपने एडवर्टाइज की, क्योंकि करनी पड़ेगी, संविधान कहता है। हाँ। कैंडिडेट आए, आपने कहा इनमें से कोई भी योग्य नहीं है, हाथ झाड़ दिया, 2 बार 3 बार आपने किया, उसके बाद चुपचाप से उस पोस्ट को जनरल में ट्रांसफर कर दिया, अनरिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये खेल ना हो, इसके लिए आपको ये प्रावधान करना पड़ेगा। आपने सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं क्योंकि ये बातें उठ रही हैं। वो प्रश्न ये है कि अगर आरक्षण की व्यवस्था ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई, तो आरक्षण से बाहर निकालने की जो व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर बनाकर क्यों की जा रही है? तकरीबन आपने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी अगर आप जी इसे स्पष्ट करना चाहें तो। हाँ, केवल आर्थिक आधार पे नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल हाँ, सहमत हूँ। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले दलित उद्यमी जो हैं, उनको भी दलित होने का दंश झेलना पड़ता है। उनके बाद एक तो दलित होने का दंश झेलना पड़ता है, दूसरा एक बड़ी मजेदार चीज होती है कि पूरा जो आर्थिक जगत है, कॉरपोरेट जगत, ये कभी ये नहीं कहता कि तुम फला जाति के हो, तुमको हम बाहर रखें। लेकिन चुपचाप से कुछ चंद जातियों के लोग ही स्वाभाविक रूप से सब चीजों में चले आते, क्योंकि सोशल बिल्कुल नेटवर्क। बिल्कुल। सो फला मिश्रा जी ने शर्मा जी को फोन कर दिया, शर्मा जी ने तिवारी जी को बुला लिया, तिवारी जी ने किसी और को फोन कर दिया, झा साहब आ गए, स्वाभाविक सी मित्रता हो गई। किसी ने नहीं कहा कि हम केवल ब्राह्मणों का क्लब बना रहे हैं, शायद सोचा भी मीडिया नहीं। में बहुत होता मीडिया में हाँ बहुत बिल्कुल, मीडिया में दिन रात ये होता है भैया। आप कहते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आई, तो मुझे पता लगा कि कुछ व्यक्तिगत अनुभव दिख रहा है इस सब हाँ, हाँ, चीजों में। यही ये खेल होता होते हैं। तो कोई जानबूझ के कहता नहीं है कि इस क्लब में ब्राह्मणों के अलावा किसी का प्रवेश वर्जित है, लेकिन एक सहज स्वाभाविक तरीके से केवल एक जाति विशेष का क्लब बन जाता है, और उसमें से अच्छे खासे पैसा रखने वाले, प्रतिभा रखने वाले, उद्यमशीलता रखने वाले दलित, आदिवासी, ओबीसी बाहर रह जाते हैं। तो केवल आर्थिक आधार पे नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है। जहां तक ओबीसी का ताल्लुक है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अ, जो ओबीसी का ऊपरी तबका है, जो जातियां, जिनमें से एक जाति से मैं भी आता हूं, यादव, कुर्मी, मराठा, ओकलिका, लिंगायत, अ, कमार, रेड्डी, ये सब जो है, रेड्डी तो अब नहीं है, लेकिन ये तमाम जातियां, इन सब जातियों में इनके पास अगर पर्याप्त पैसा है, तो उनका बच्चा जातिगत विषमता का दंश नहीं झेलता। यहां पैसा बिल्कुल। जो कंपेंसेटरी हो सकता है, लेकिन ओबीसी में ही एक निचला वर्ग है, और एक वो वर्ग है जिसका इस देश में जिक्र ही नहीं होता, वो है डीएनटी, जो घुमक्कड़ समुदाय है, घुमंतु समुदाय है। इन सब की स्थिति बिल्कुल दलित से कोई भिन्न नहीं है, और इनमें जातीय दंश इन्हें जितना झेलना पड़ता है। तो इसलिए केवल आर्थिक आधार पे नहीं हो, कम से कम दलित और एसटी के केस में तो केवल आर्थिक आधार पे कतई नहीं हो। अब एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ के सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब हम सब क्लासिफिकेशन कर देंगे एससी एसटी का, तो जो बड़े सरकारी पद के लिए वैकेंसियां रहती हैं वो फिल ही नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति होगी कि वो फिर जब सब क्वालिफिकेशन किया जाएगा वो फिल नहीं होंगी, वो फिर अब अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएंगी। ये बात की जा रही है, लेकिन मैं नियम पूछना चाहूंगा कि आखिरकार नियम क्या है जब वो फिल नहीं होती हैं? तो नियम क्या कहता है और होता क्या है व्यवहारिक तौर पर? ये क्या न्यायिक न्यायिक दोष है या एग्जीक्यूटिव दोष है? क्या दिक्कत यहाँ पर क्या है? अ, ये आप सही कह रहे हैं, और ये एक सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दरअसल इसका जिक्र है। जजेस कहते हैं कि ये बदमाशी हो रही, और इसका नियम ये कहता है, नियम इसके बदलते रहे। पहले नियम साइलेंट हुआ करते थे इस चीज पे, और उस साइलेंस का फायदा उठा के एक बार कह देते थे नॉट फाउंड सुटेबल, अगली बार जनरल कैटेगरी में डाल देते थे। फिर उसके बाद इस पे नियम बनने लगे कि नहीं, आप केवल एक बार नहीं कर सकते, कम से कम 3 बार आपको इंटरव्यू, 3 बार एडवर्टाइज करने के बाद भी यदि आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिले, तब आप ऐसा कर सकते हैं। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस प्रश्न पे चुप है, और शायद उनका काम भी नहीं है। कि मान लीजिए आपने हरियाणा में 2 कैटेगरी बनाए, एक वो समाज जो कि रविदासी है, चरमकार है, जो थोड़ा सा ज्यादा फायदा उठा सके, दूसरी तरफ ये अपने वाल्मीकि समुदाय है, दूसरे समुदाय हैं जो अपेक्षाकृत कम फायदा उठा सके। मान लीजिए आपने पोस्ट की वहां पे, रोहतक की पीजीआई में डॉक्टर्स की सुपर स्पेशलाइजेशन की पोस्ट की, और ज्यादा संभावना यही है कि आपको दलितों के दलितों का जो महादलित समाज है उसमें से कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या? और मेरी फिर इसमें मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की व्याख्या करने का
तर्क संगत तरीका यही होगा कि हाँ, आप सब क्लासिफिकेशन कर दीजिए, लेकिन अगर आपको जो महादलित में कैंडिडेट ना मिले तो उसमें आप जो दलित दूसरी कैटेगरी उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको अनरिजर्व में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये खेल बार बार होता है। इस खेल को रोकने के लिए नियम बनने चाहिए। व्यवहार में सब जगह ये खेल होता है और तरह तरह की तिकड़में लगाई जाती हैं। दुर्भाग्यवश जाति व्यवस्था इस देश की इतनी गहरी है कि उसमें इस मतलब पढ़े लिखे उदार अच्छे लोग जब आरक्षण का मामला आता है तो उनके भीतर का जाति जाग जाती है। और इस किस्म के घटिया तिकड़मों का इस्तेमाल करते हुए मैंने लोगों को देखा है जो कोई भला इंसान कर नहीं सकता। मैं जानता हूं अपने जीवन में ऐसी तिकड़म का कहीं इस्तेमाल नहीं करते वो, लेकिन जैसे ही जाति का सवाल आ जाता है और दलित आदिवासी ओबीसी का मामला आ जाता है तो उसके अंदर भीतर का उनका ब्राह्मण ठाकुर जो भी है वो एकदम जाग पड़ता है। और उसके चलते इस देश में नाना किस्म की तिकड़मों का इस्तेमाल किया गया है। इतनी तिकड़में उनकी लिस्ट बनाए तो मतलब कई पेजों की लिस्ट बन जाए। उन तिकड़मों को काटने के कुछ नियम होने चाहिए। और अगर इसको सब क्लासिफिकेशन को लागू करना है तो उसका एक नियम यह होना ही चाहिए कि सब क्लासिफिकेशन के कारण जितनी भी अगर पोजीशन वेकेंट रह जाए, और ऐसा अवश्य होगा, टॉप पोजीशंस पे तो जरूर होगा, साइंटिस्ट टॉप डॉक्टर टॉप आईएएस इस सब में होगा, ऐसे में उसको दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफर किया जाए, उसको एससी से बाहर न निकाले। एसटी का मामला बिल्कुल अलग है, उस पर भी हमें शायद 1 मिनट बात करनी चाहिए, क्योंकि कई साथी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि मामला एससी का था, एसटी खामखा लपेटे में आ गया। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। दरअसल ये जो केस है इसमें सब्सटेंटिव आर्ग्यूमेंट जितने भी हुए वो शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, बिल्कुल। और जजमेंट जो है वो एससी एसटी दोनों पे अप्लाई कर रहा आ गया। है ना। एक मायने में वो समझ आता है क्योंकि आर्टिकल 341 की दो अलग व्याख्या नहीं है। अगर हम्म, आर्टिकल 341 प्रश्न तकनीकी कानूनी प्रश्न ये था कि आर्टिकल 341 के तहत क्या आप इस सूची में विभाजन कर सकते हैं, तो उसके तो दो अलग उत्तर नहीं हो सकते कि एससी के लिए एक उत्तर और एसटी के लिए दूसरा उत्तर। लेकिन वो करने के बाद इसको व्यवहार में लागू कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको बहुत अलग किस्म के नियम बनाने, क्योंकि हाँ हम भाषा में तो एससी एसटी एक सांस में बोल देते हैं, लेकिन ये दो अलग संसार है। दोनों की बिल्कुल। विषमता अलग अलग तरह की, हम्म, दोनों के कारण अलग हैं, दोनों के आरक्षण का जो आधार है वो अलग। जो आदिवासी समाज है वहां प्रदेश के भीतर विषमताएं कम है। हालांकि एक दो केसेस हैं, राजस्थान में मीना समाज का है, तेलंगाना में ये जो सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ समाज का हम्म, जो अ, अ, समाज ये काफी आगे लंबाड़ा लंबाड़ा समाज है जो हम्म, काफी आगे हम्म, बढ़ा हुआ है। लेकिन आदिवासी समाज में एसटी में अनुसूचित जनजाति में मुख्य सवाल राज्यों के आपसी अंतर का। जो हम्म, पूर्वोत्तर का आदिवासी है वो एक दूसरी दुनिया का व्यक्ति, और जो ये जो बंगाल से लेके गुजरात तक की पट्टी का जो आदिवासी वो एक दूसरी दुनिया का व्यक्ति है। दोनों को एक टेक्निकल कैटेगरी में एक साथ डाल दिया गया है। उत्तर पूर्व का आदिवासी शैक्षणिक दृष्टि से उतना पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके विरुद्ध लगभग एक नस्ली भेदभाव होता है, खासतौर पर जब पूर्वोत्तर से वो बाकी देश में आता है। उसका सांस्कृतिक और नस्ली अंतर का मामला। और ये जो अपना बाकी देश का आदिवासी, उसका पिछड़ापन एक अलग तरह का है। उसमें भी अति पिछड़े हैं, बैगा है, कोल है, समाज है जो कि बहुत बहुत पिछड़ी अवस्था में है, जिनको एक जमाने में प्रिमिटिव आदिवासी कहा जाता। ऐसे भी अंडमान में भी है ये सब। तो इस पूरे संसार को समझते हुए इसके लिए इस वर्डिक्ट की एक दोबारा बहुत व्याख्या होनी चाहिए। दोनों को एक ही लपेटे में कर देना ये शायद न्याय नहीं। बिल्कुल। अब तो थोड़ा समय ले रहा हूँ सर, माफ कीजिएगा, लेकिन क्योंकि तो बहुत सारी नहीं नहीं, बात ये है। बहुत पेचीदा सवाल है और क्योंकि इस पे इतनी बहस हो रही है, हाँ अच्छा हाँ है। मैं चाहता हूं क्योंकि दबाएब को बहुत ऐसे साथी देखते हैं जो खुद सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़े हैं, और ये सामाजिक न्याय की राजनीति में
आस्था रखने वालों की भीतरी बहस भी है। आमतौर पे केवल सामाजिक न्याय के पक्ष और विपक्ष वालों की बहस होती है। ये बिल्कुल। भीतरी बहस है जिसको ईमानदारी और साफगोई से किया जाना चाहिए। अब अब थोड़ा वैचारिक प्रश्न पे थोड़ा मैं बात करूं। बात यह है कि जो आरक्षण है उसके लिए कहा जाता है बार बार कि बड़े सरकारी पदों में प्रतिनिधित्व कितना हुआ, इससे हम पता लगाएं कि उस समुदाय का सशक्तिकरण कितना हुआ। लेकिन तीन चार चीजें हैं। एक तो उन बड़े सरकारी पदों पर प्रतिनिधित्व, दूसरा जो उच्च शैक्षणिक संस्थानें हैं वहां पर प्रतिनिधित्व, और तीसरा जो राजनीतिक, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, वहां पर प्रतिनिधित्व। तो हम ज्यादातर जब भी बात करते हैं सशक्तिकरण का, तो वो आकर के सरकार बड़े सरकारी पदों पर आकर के जाकर के सीमित हो जाता है। इन दो क्षेत्रों के आधार पर अगर हम देखें, जो उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व बढ़ा है या जो राजनीतिक चेतना बढ़ी है, उस आधार पर तो हम देख ही सकते हैं कि पिछले 70 सालों से जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके आधार पर बहुत अच्छा खासा सशक्तिकरण हुआ है। दिक्कत यहां पे हो रही है कि भारत का अर्थव्यवस्था का मॉडल ऐसा है जिससे नौकरियां किसी को मिल नहीं रही हैं, सब कुछ गलत हो जा रहा है, सब कुछ फंस जा रहा है। क्या ऐसी बात कही जा सकती है? इसमें दो हिस्सों में आप बांटिए, एक तो है राजनीतिक पद, दूसरा है प्रशासनिक आधिकारिक पद और उच्च शिक्षा इत्यादि। जो आप कह रहे हैं वो राजनीतिक पदों पे लागू, बाकी किसी पे लागू नहीं। अब द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे केंद्र सरकार में जितने सचिव हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, क्या उसमें आदिवासियों की संख्या बढ़ी? क्या इससे बाकी सब आदिवासियों की परिस्थिति में रत्ती भर भी बदलाव हुआ है? शायद नहीं। इस देश के राष्ट्रपति इससे पहले दलित थे। क्या इससे दलित समाज की स्थिति बदली? तो पॉलिटिकल पोजीशंस में तो आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सरकारी जो कुछ चीजें शिक्षा के अवसरों पर निर्भर करती हैं या सामाजिक समीकरणों पर निर्भर करती हैं, वहां आज भी SC ST OBC बाहर है। बिल्कुल। जो लोकतंत्र वोट के दम पे बनती है उनमें वो आता है। जैसे बिहार में आप देखिए यादव, अब हम्म। बिहार में यादवों का जितना अनुपात है कोई 14-15 के बीच में, 14.5% के करीब। हाँ, 13 से ऊपर, हाँ। उससे ज्यादा MLA हैं। हम्म। यादव MLA अमूमन, आज का नहीं जानता, अमूमन 18-20% के करीब रहते हैं, कभी कभी 20-21% भी होता है। तो इसलिए देखने वाले कहते हैं अरे भाई उनका तो राज है, क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन हाँ। अभी बिहार का जो जातिगत जनगणना हुई उसमें मैंने देखा कि यादवों की शैक्षणिक स्थिति क्या है। शैक्षणिक स्थिति उनकी आज भी बिहार की औसत ही नहीं, OBC की औसत से भी कम। तो जाहिर है जब तक शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो आपके कहां से IAS आएंगे, कहां से वो सब कुछ आएगा। OBC का आरक्षण है, लेकिन याद रखिए OBC का आरक्षण उनकी आबादी के लगभग आधे के बराबर है। OBC की आबादी है कोई 45-50% के करीब कहीं पे, उनको आरक्षण मिलता है 27। तो उससे कैसे होगा। और सच ये है कि इस देश के जितने भी संभ्रांत पद हैं, हम्म। सिवाय राजनीतिक पद, बड़े बड़े जज ले लीजिए, अखबारों के, क्योंकि देश सिर्फ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं चलाते, देश को हम्म। जज भी चलाते हैं, कलेक्टर चलाते हैं, बड़े IAS अफसर चलाते हैं, बड़े उद्योगपति चलाते हैं। उन सब में SC ST OBC समाज की क्या स्थिति है। मेरा हम्म। मोटा अनुमान यही है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप इन सब में देख लें तो हम्म। जो लोग इस देश की आबादी में 20% है वो कम से कम 80% कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, और जो आबादी के 80% है वो किसी तरह से 20% कुर्सियों में सिमट के बैठे। सच्चाई बिल्कुल। आज भी इस देश की यही है। आप मीडिया में देख लीजिए, जुडिशरी हम्म। में देख लीजिए, आर्मी में देख लीजिए, आप बड़े प्रोफेसरों में देख लीजिए, हालांकि वहां आरक्षण है। और इस सच से हमें मुंह नहीं चुराना चाहिए, हम इससे बच नहीं सकते कि अभी भी इस देश में जातीय विषमता दूर करने में बहुत बहुत कदम अभी उठाने बाकी हैं। ये 80-20 का उल्टा जो आंकड़ा है, ये हम्म। 80% 20% सीटों पे सिमट के बैठे हुए हैं, और 20% से कम लोग फैल के 80% सीटों पे बैठे हुए हैं। हम्म। ये जब तक नहीं बदलता तब तक हिंदुस्तान की सत्ता का चरित्र नहीं बदलता। बस दो तीन सवाल और होंगे छोटे छोटे जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। सवाल ये है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, जैसे बहुत जो मतलब लगातार जाति पे लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका कहना, थोड़ा हंसी वाली बात भी है
कि आप 25 साल तक केवल और केवल ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण दे दीजिए और हटा दीजिए, सवर्ण कोष से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। फिर उसके बाद जो आपको क्रीमी लेयर लगाना है, सब क्लासिफिकेशन करना है, उसके बाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने हजारों साल की पीढ़ीगत तौर पे वो ऐतिहासिक वंचना सही है, ये उनका कहना है। और ये मतलब प्रतिष्ठित पत्रकार लोगों का कहना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, जो लोग जाति के सवाल पे बिल्कुल चुप्पी बना के रखते हैं और आंख मूंद के रखते हैं, उनको जवाब देने के लिए अच्छा जुमला हो सकता है। किसी की आंख खोलने के लिए एक नहले पे दहले की तरह आप इस्तेमाल करें तो एक बात है, लेकिन एक तर्क के रूप में तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ना। बिल्कुल। गंभीर तर्क तो नहीं हो सकता, नहीं तो उस पीढ़ी में पैदा हुए लोग पूछेंगे कि भाई मुझे किस आधार पे आपने वापिस किया, और फिर ये हमारे जो संविधान का समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा ऐसा करना। मेरे ख्याल में बिल्कुल। गंभीर प्रपोजल नहीं है, एक तरह से जुमले का बिल्कुल। जवाब जुमले से, नहले का जवाब नहले से, कुछ उस तरह की पहले बात। बस अंतिम सवाल सर, लोग कह रहे हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद, इस तरह की चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर। और एक बात चल रहा है कि जो आरक्षण आया था वो एकलव्य के कमजोरी के लिए नहीं, द्रोणाचार्य के हरामखोरी के लिए आया है, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो इस पर ये नारा चल रहा है, उसके बाद ये सारी बातें चल रही है। इस पे आप ये मतलब बहुत सारा चल रहा है, बहुत जगह पे ऐसे चल रहा है। तमाम दोस्तों को मैं हाथ जोड़ के एक आग्रह करना चाहता हूँ कि याद रखिए, इस जजमेंट का फायदा इस देश पे 5,000 से आधिपत्य रखे हुए लोगों को नहीं मिलेगा। इस जजमेंट का फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो जो कि दलित में अति दलित, आज वो बोल नहीं रहे हैं, उनके पास टीवी एंकर नहीं है, उनके पास यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं है, लेकिन याद रखिए आज से 100 साल बाद जब उनके पास अपने बुद्धिजीवी होंगे, उनके इतिहासकार होंगे, और जब वो इतिहास लिखेंगे, आपका चेहरा बहुत सुंदर नजर नहीं आएगा उससे। और कृपया करके और कोई भी तर्कों का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम उन तर्कों का इस्तेमाल न कीजिए जो कि आरक्षण के विरोधियों ने दसियों साल तक, 50 साल 100 साल तक इस्तेमाल किया है। समाज की एकता टूट जाएगी। अरे भाई, वो एकता ऑलरेडी टूटी हुई है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। और समाज की एकता टूट जाएगी तो इस देश के आरक्षण विरोधियों का पुराना तर्क रहा, कम से कम उस तर्क का इस्तेमाल तो न कीजिए। आप अ, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं या कि अपने जन्म के संयोग के स्वार्थ का पालन कर रहे हैं, इसकी बिल्कुल। परीक्षा केवल तभी होती है जब मेरे से पलट के कोई पूछता है कि अच्छा, आप यादव हैं, आप आरक्षण का समर्थन करते हैं, और कई लोगों को लगता है कि मैं इसलिए करता हूं कि मैं तो आरक्षण की वजह से ही प्रोफेसर बना होऊंगा, मेरे बच्चे भी आरक्षण का फायदा उठा रहे होंगे। सब बात कतई झूठ है, लेकिन लोगों के मन में धारणा रहे। तो इसकी परीक्षा क्या रहे कि जब योगेंद्र यादव आरक्षण का समर्थन करता है तो तब वो अपने स्वार्थ का अपनी जाति का समर्थन कर रहा है या कि कोई न्याय का। इसका परीक्षा तब होती है जब मुझसे नीचे कोई समाज में है, जब उसे हिस्सा मिलने की बात आती है, तब मैं क्या कहता हूं। जब ये कहा जाता है कि ओबीसी के दो हिस्से होने चाहिए, जैसे हरियाणा में है, बिल्कुल। वन ओबीसी वन ओबीसी टू, जो क्योंकि हाँ। हरियाणा का यादव जो है ओबीसी तो है, लेकिन हरियाणा का यादव ओबीसी में सबसे दबा हुआ व्यक्ति नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। क्या मैं उनके पक्ष में खड़ा होता हूं जो कि हरियाणा के यादवों से 4 कदम नीचे हैं ओबीसी के अंदर? क्या उनके अधिकार के लिए मैं खड़ा होता हूं? जब मान लीजिए जिस जाति में मेरा जन्म हुआ उसके लोग अगर दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, तब मैं दलितों के पक्ष में खड़ा होता हूं या कि यादवों के पक्ष में खड़ा होता हूं। इससे पता लगेगा कि मेरा सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता है या कि मेरी अपनी जाति की प्रति प्रतिबद्धता है, अपने स्वार्थ की प्रतिबद्धता है। तो जो बात मैंने अपना मिसाल लेके कही, वही बात आज से 5-10 साल बाद इन्हीं सब साथियों से पूछी जाएगी जो आज इस सवाल पे बोल रहे हैं। और मेरा इतना कहना है, इतना ध्यान रखिएगा कि आज से 10 साल बाद जब इसका मूल्यांकन कोई पलट के ये ना कह सके कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं थे, आप तो केवल अपनी जाति के हित की बात कर रहे हैं। ऐसा होने से सामाजिक न्याय कमजोर होगा। और अगर आज आप, यानी कि जो लोग दलित समाज से हैं, लेकिन दलित समाज के उस अपेक्षाकृत कम पिछड़े वर्ग से हैं जिसके चलते आज वो प्रोफेसर बन गए हैं, इंटेलेक्चुअल बन गए हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं, अगर आज आप खड़े होते हैं उनके साथ जिनके पास आज कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, जिनके पास कहने की आज क्षमता नहीं, बिल्कुल। इतिहास आपको याद रखेगा, इतिहास आपको सलाम करेगा,
आप सामाजिक न्याय के सच्चे पक्षधर कहलाएंगे और इससे दलित समाज की एकता बनेगी। एकता बनाने का यह तरीका है, वो नहीं जो कि कहा जाता। तो जो आपने ट्विटर पर लेख शेयर किया है, 15 साल पुराना जो लेख शेयर किया था, रिथिंकिंग इन सोशल जस्टिस, उससे जो एक निष्कर्ष निकल कर आता है, जो मैंने उस लेख को पढ़ा, उससे लगता है कि जो भारतीय राजनीति है मौजूदा वक्त की, जो ये जाति पे राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, वहां पर एक आप लाइन भी लिखते हैं कि वो डेड एंड पर पहुंच गई। तो थोड़ा आप इसको बता दीजिए कि जो जो राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग, इनको क्या सुधार करना चाहिए अपने भीतर, या वो कहां पे जाके फंस रहे हैं। सुंदर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये भी बहुत कह बड़ा है, सकता हूँ अगर कि आप ना लेख देना को चाहें पढ़ तो मत, लीजिए। क्योंकि दो मैंने तीन बहुत बात आपको लगता समय ले लिया। दो तीन बात दनादन कह देता हूँ, जो कि लंबा सवाल है। बिल्कुल सही बात है आपने कहा। देखिए, इस देश की सामाजिक न्याय की राजनीति एक अंधे मोड़ पे पहुंच गई। हिंदी में डेड एंड का अनुवाद अंधा मोड़ ही है, उसको बुरा बिल्कुल। ना माने। एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जहां आगे जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पर वो कुछ एक सीमित समूहों के स्वार्थ की राजनीति बन गई, और केवल सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर कुछ जाति विशेष को कुछ पद मिल जाए, केवल यहां तक सीमित रहे। तो इसलिए मैंने कहा था कि सामाजिक न्याय को यदि आगे लेके जाना है, पहले तो आपको इसका दायरा बढ़ाना होगा। सिर्फ सरकारी नौकरी, तो हर चीज में न्याय होना चाहिए। अमेरिका के अंदर प्राइवेट सेक्टर वालों से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे कितने श्वेत हैं, कितने अश्वेत हैं। सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाइए, पूरे अर्थव्यवस्था तक इसको लेके जाइए, सिर्फ सरकारी नौकरियों तक नहीं। दूसरा, केवल और केवल जाति एकमात्र इसकी कसौटी ना हो। ये बात आज करने पे अटपटी लगेगी, आप पढ़ के समझिएगा, पर मैंने कहा है जहां SC ST के केस में केवल जाति को कसौटी बनाना ठीक होगा, लेकिन बाकी सब जगहों में जहां तक संभव है, जाति, गरीबी और लिंग, महिला पुरुष, इन तीनों को जोड़ के आप इस देश में कसौटियां बनाइए, ताकि दीर्घ काल में बन सके। फिलहाल जो चल रहा है SC ST, उसके मैं पूरी तरह समर्थन। और तीसरा, मैंने ये कहा था कि अगर ये करने की हिम्मत है तो फिर इसमें फाइन ट्यूनिंग भी कीजिए। और मैंने तब भी ये कहा था, आज से 15 साल पहले बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कहा था कि ये सब कोटा के सवाल को देर सवेर आपको फेस करना पड़ेगा। अब आप इसको टाल नहीं सकते। इस देश में पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, दलित में महादलित हैं, और एक मैंने जो कहा महादलित का भी महादलित है, वो है DNT समुदाय, इस देश का घुमंतु समुदाय। और अब सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, ये बिल्कुल दलित के महादलित, इनको आगे रख के आपको राजनीति करनी होगी। ये सब करेंगे तो सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। सामाजिक न्याय की गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई, किसी स्वार्थ के खड्डे में बैठ गई, जिससे उनका स्वार्थ भी नहीं सध रहा, और ये 20% लोग 80% सीटों पे आराम से बैठे हुए थे, और एक आरक्षण का जुजना साथ में चल रहा था, थोड़ा थोड़ा कर देते थे कभी कभार। सामाजिक न्याय की राजनीति को एक क्रांतिकारी राजनीति बनना होगा, और उसे जाति व्यवस्था तोड़ने की राजनीति बनना होगा। कई बार करते करते हम अचानक जाति व्यवस्था की राजनीति करना शुरू कर देते, पता भी नहीं लगता कब सामाजिक न्याय की राजनीति एक जाति की राजनीति में बदल जाती। उसे जाति व्यवस्था उन्मूलन की राजनीति बनाए रखना होगा। ये हमारा ऐतिहासिक दायित्व है, और इस जजमेंट ने कम से कम उस रुकी हुई गाड़ी को थोड़ा सा और पहिया चलने की अनुमति दी। इसका फायदा उठाइए, इतिहास के पहिए को रोकने की कोशिश करिए। बहुत 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 शुक्रिया सर।